गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम लोग जो बचा हुआ प्रश्न है इस चैप्टर का उसको देखेंगे। हम लोगों ने पिछले कक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान सभी को कर लिया था। दीर्घ उत्तरीय और मैपिंग का कुछ प्रश्न है बचा हुआ, उसको हम लोग करेंगे। और प्रश्न आरंभ करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा हमको लगता है कि सभी बच्चों को, जो बच्चे एवरेज भी होंगे उनको भी समझ में आया होगा। देखिए, इसी चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न 68वीं बीपीएससी में, जो कि बीपीएससी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो बिहार का बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, जिससे कि बीडीओ, एसडीएम, सीओ ये सब का चयन होता है। तो 68वीं बीपीएससी में, 68वीं बीपीएससी कहने का तात्पर्य है कि 1-2 साल पहले पूछा गया है, आप ही के चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। एक बार देखिए कितना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। इसीलिए आवश्यकता होती है अच्छे तरीके से पढ़ने की। देखिए 68वीं बीपीएससी भारत का भूगोल, उसमें ये 4 नंबर का प्रश्न देखिए, सीधे आपके अध्याय से आया है। कह रहा है कि इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ऐसे भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से, अर्थात समुद्र तट से कितने समुद्री मील, नॉटिकल माइल, जो कि पिछले कक्षा में इसका टोटल 4 क्लास हो गया है। इसमें दूसरे वाले क्लास में ये वाला हम लोग पढ़े थे, नॉटिकल माइल, जहाँ पर कि हम लोगों ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में भी पढ़ा था, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो कह रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा, हमारा जो बॉर्डर है, तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है। समुद्र जो है, जैसे कि हमारा भारत का मैप रहा, ये नीचे वाला एरिया, ऊपर तो समुद्र है नहीं, ये नीचे ही समुद्र है। तो ये वाला इधर, यहाँ भी समुद्र है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर। तो कह रहा है कि हमारी जो क्षेत्रीय सीमा है तट से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है, इधर भी और इधर भी। तो आपको ध्यान होगा, कई बार हम लोग चर्चा किए हैं कि 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल तक हमारे तट से, हमारा जो देश का ये तटीय इलाका है, वहाँ से समुद्र के अंदर तक ये हमारा एरिया है, नहीं, 12 नॉटिकल माइल तक। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग देखे थे 200 नॉटिकल माइल तक। तो 12 समुद्री मील, लगभग एक समुद्री मील जो है 1 नॉटिकल माइल होता है, 1.86 किलोमीटर। अगर इसको गुना करेंगे 12 से तो लगभग 21.9 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर 22 किलोमीटर भी आंसर आता है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर की पूरा, यह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर वो इकोनॉमिक्स, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके पीसीएस हो या जो भी परीक्षाएं होती है उन सब में बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। वहाँ कोई बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सब 8, 9, 10 से ही पूछा जाता है। इसलिए 8, 9, 10 को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन के कुछ ही, अब तो 12th के बाद ही बहुत सारा जॉब है। अगर आपका क्लियर रहेगा तो कम ही समय में आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए गहनता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। तो हमारा जो हम लोग देख लिए थे, लघु उत्तरीय सारा प्रश्न हो गया। तो अब दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है हमारा, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। कितना आसान प्रश्न है।
समझने पर अगर आप किसी को याद करने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी हो नहीं पाएगा। सुबह रटिएगा, शाम में भूल जाइएगा, इसलिए समझ कर पढ़ने की आवश्यकता है। करा कि संसाधन से आप जो बच्चा चारों क्लास बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, इस बात की गारंटी है कि वो खुद ब खुद यह प्रश्न बना लेगा, फिर हमारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। संसाधन से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न यह हो गया। अब इसी के साथ एडिशनल एक है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, काफी आसान है यह। हम लोग भली भांति जानते हैं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन की समझ है हम लोगों को। हम लोग जो 3-4 क्लास किए हैं, लगभग 1-1 घंटे का, लगभग 4 घंटा पढ़ने के बाद हम लोगों को संसाधन की भली भांति समझ है। तो कह रहा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। हम लोग संसाधन से जो समझते हैं बस उसी को लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। ना किताब देखना है, ना कोई गेस्ट पेपर वो ब्रिलियंट, जो भी गेस्ट पेपर है उस सबको नहीं देखना है, एकदम अपनी भाषा में। संसाधन से आप क्या समझते हो। संसाधन से आप लोग जानते हैं, सुंदर साधन, वह साधन जो हमारे जीवन को आरामदेह बना दे, सुविधापूर्ण बना दे। तो हमारे आसपास मौजूद वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कॉमा दे दीजिए। संसाधन कहलाते हैं। अब यह परिभाषा देखिए कितना आसान है, अपने मन की परिभाषा है। इसमें कहीं रटना वटना है नहीं, ना रटना है ना घोटना है। तो हमारे आसपास मौजूद वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाते हैं। साथ ही वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन को सरल, सहज, सुविधापूर्ण तथा आरामदेह बना दे, संसाधन कहलाते हैं। हम लोग यही समझते हैं संसाधन से, है ना। अब दूसरा है क्या कि अब थोड़ा सा इसका वर्गीकरण के बारे में भी लिख दीजिए। नहीं, ठीक। ओ
और उसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। वर्गीकरण के बारे में लिखेंगे। दीर्घोत्तरीय है तो लगभग 100 से 150 शब्द में इसका आंसर होना चाहिए। ठीक। संसाधनों को विभिन्न मानदंडों, अब मानदंड का अर्थ होता है क्राइटेरिया, नहीं मानदंड, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया आपको हम समझ जाते हैं ऐसे कि मान के चलिए कि 10 बच्चे हैं और उनको 10 बच्चों को बड़ा और छोटा में बांटना है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा बांटने का? हाइट। उसी तरह से यहाँ क्राइटेरिया है हमारा संसाधन को बांटने का स्रोत के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। हम लोग देख चुके हैं संसाधनों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर, विभिन्न मानदंडों के आधार, विभिन्न मानदंडों जैसे कि संसाधनों को विभिन्न मानदंडों जैसे कि हम लोग देखें तो वहाँ स्रोत के आधार पर, जैव अजैव, स्रोत, उत्पत्ति, उसके बाद देखे थे पुनः प्राप्ति, नवीकरणीय और नवीकरणीय, पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति के बाद हम लोग देखे थे एक स्वामित्व, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पुनः प्राप्ति, स्वामित्व। पूरा याद करना भी नहीं है, याद ना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसे लिखना आदि के आधार पर। अब आपको याद कीजिए, इसे याद करना ही नहीं है, अब विचार कीजिए कि स्रोत के आधार पर क्या था। तो स्रोत के आधार पर था प्राकृतिक, मानवकृत, एक जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है और एक जो मानव जिसको बनाया है, मानवकृत। ठीक, क्या हो गया? स्रोत के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर, तो एक जो सजीव से प्राप्त होता है जैव, और जो निर्जीव से प्राप्त होगा अजैव, जैव अजैव। पुनः प्राप्ति, एक को कम ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय। कुछ नहीं याद करना है, अनवीकरणीय, स्वामित्व, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ना। एक और था ज्ञात, संभाव्य, संचित आदि वर्गों में बांटते हैं। ठीक, तो यह संसाधन क्या होता है, संसाधन के क्या प्रकार हैं, लगभग हम लोग लिख लिए हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। चलिए, वर्गों में बांटते हैं। ठीक, अब हमारा प्रश्न का क्या था ऊपर? प्रश्न था क्या कि कह रहे थे कि उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। ठीक,
अब संसाधन का महत्व थोड़ा सा लिखिए, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए। इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक, 75 पर भी ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब संसाधन का थोड़ा सा महत्व लिखते हैं। यहाँ तक अब हम लोग समझ गए। अब संसाधन का महत्व, संसाधन का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। संसाधन का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। अब देखिए, यह हमारे मूलभूत आवश्यकता जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास से लेकर अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कि अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कि यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं? यातायात लिख दिया, शिक्षा, चिकित्सा, उसके बाद यातायात, शिक्षा, चिकित्सा,
जैसे कि यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, भोग विलासिता, सुख सुविधा, भोग विलासिता के सभी साधनों की पूर्ति करता है। ठीक, अब उसके बाद पूर्ति करता है, उदाहरण लिखना है ना। पूर्ति करता है सभी साधनों की पूर्ति करता है। ठीक, सभी साधनों की पूर्ति करता है। अब इसमें आप लिखिए ठीक, उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप आज संसाधनों की ही देन है कि संसाधनों की ही देन है कि हमारे जीवन स्तर में सुधार आया है। वर्तमान समय में हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के यातायात विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों जैसे कि ट्रेन, बस, वायुयान आदि से कुछ घंटों में ही पूरा कर लेते हैं। एक तो यातायात वाला दे दिए हम लोग, एक उदाहरण में एक यातायात के साधन वाला, एक दो और उदाहरण दे दीजिए। इसी प्रकार एक और उदाहरण दे दीजिए, एक पॉइंट बना करके। इसी प्रकार विभिन्न धातुओं
तथा खनिजों के खोज से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जैसे कि लोहा, जैसे कि लोहा, जैसे कि लोहा, ये कुछ नहीं है, जैसे कि लोहा, तांबा आदि से बने विभिन्न सामग्री टिकाऊ तथा सस्ता होता है। ठीक, अब एक और सस्ता होता है। संसाधनों के मदद से चिकित्सा व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिससे कि मानव का जीवन काल मतलब लाइफ स्पेन में वृद्धि हुई है। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक, हाँ, उसी के बाद एक और लिख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य प्रकार के ऊर्जा स्रोतों तथा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के मदद से औद्योगिक क्रांति आई है, जिससे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो ऐसा और बहुत सारा हम लिख सकते हैं। ठीक, आप इतना लिखा दिए हैं, इसमें से अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद रहेगा और परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं, इधर उधर
ताकने झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है 10th सब के भी एग्ज़ाम में, और जहाँ पे सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जैसे बीपीएससी की बात की है, उन सब परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इतना रहने दीजिए। तो हमारा लगभग 100-150 शब्द हो ही गया होगा। तो हमारा हो गया कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। तो यह आप लोग लिख लेंगे। ठीक, यह हो गया कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि हमारे आसपास मौजूद वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाते हैं। साथ ही वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन को सरल, सहज, सुविधापूर्ण तथा आरामदेह बना दे, संसाधन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितना कुछ हम लोग लिखें सब अपने मन से लिखें। आप इसको किताब में भी अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारा कुछ नहीं मिलेगा। तो यह हुआ क्या कि पढ़ कर, समझ कर, अपने भाषा में लिखना। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है यथासंभव अपने शब्दों में दें, लेकिन वहाँ पर विद्यार्थी करते क्या है, यथासंभव गैस पेपर के शब्दों में उत्तर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। दूसरा हमारा प्रश्न है, संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। यह एक कथन है। अब याद कीजिए यह कथन किसका है। सामने होते तो आप पूछ लेते, हम आपसे। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, उसके बाद क्या था, इस कथन की व्याख्या करें। 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 ठीक, अब याद कीजिए कि यह कथन किसका है। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। पहली बात तो समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। संसाधन को हम लोग बनाते हैं ना। यह कथन, उत्तर लिखिए। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह कथन महान भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन का है, जिम्मरमैन की है। ठीक, यह हो गया किसका कथन है वो लिख दिए। यहीं पर आपका 1-2 नंबर बन जाएगा। इस कथन का
आशय, आशय मतलब अर्थ, आशय है कि, इस कथन का आशय है कि, आशय है कि मानव अपने सूझबूझ, कौशल, कौशल मतलब स्किल, सूझबूझ का अर्थ हो गया कि समझदारी, सूझबूझ, कौशल, ज्ञान, तकनीक, श्रम शक्ति, इतना याद मत करना, अगर उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में रहेगा तो लिखोगे तो नंबर आएगा। इस कथन का आशय है कि मानव अपने सूझबूझ, कौशल, ज्ञान, तकनीक, श्रम शक्ति आदि की मदद से सूझबूझ, श्रम शक्ति, एक और बात यहाँ पर लिख दीजिए, सूझबूझ, श्रम शक्ति तथा स्वयं के लिए, या पहले भी लिखना, पहले ही यही लिखना था कि स्वयं के लिए उपयोगिता, या यहाँ भी ठीक है, स्वयं के लिए उपयोगिता, यानी उसके खुद के लिए कितना फायदेमंद है, कितना उपयोगी है, स्वयं के लिए उपयोगिता के, स्वयं के लिए उपयोगिता के महत्व के आधार पर किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो यहाँ इस कथन का आशय हम लोग बता दिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि मानव सर्वप्रथम किसी वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता है, तत्पश्चात उसके स्रोत का पता लगाता है। स्रोत का पता लगाता है, तत्पश्चात उसके स्रोत का पता लगाता है, तत्पश्चात उसके स्रोत का पता लगाता है कि वह कहाँ मिलेगा। ठीक, तथा विभिन्न तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के आधार पर उसका
उसका उसका उसका दो वर्ड हम बताए थे, परिष्करण, परिष्करण, परिष्करण। परिष्करण मतलब हुआ कि उसको निकालना, निकाल के उसको फिल्टराइज करना, उसका शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना। 1 मिनट। परिष्करण, और साथ ही एक वर्ड बोले थे आपको, परिवर्धन। परिष्करण तथा परिवर्धन करता है। ठीक। अब एक और बात लिखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि छोटा नागपुर पठार और झारखंड की खेती के बारे में, और साथ ही साथ अफ्रीका के जल के बारे में। ठीक, उसको भी थोड़ा सा इसमें हम लोग जगह देंगे। परिष्करण तथा परिवर्धन करता है। ठीक, कई बार कई बार कई बार उचित तकनीक, श्रम शक्ति तथा आर्थिक अभाव के कारण मनुष्य अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाता है। अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाता है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, राजस्थान, असम आदि में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, कुछ स्थानों पर पेट्रोलियम की खोज हुई है, लेकिन उसका परिष्करण संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, तो वहाँ देखे थे कि बहुत अधिक गहराई में है, जबकि हमारे भारत जैसे विकासशील देश में अभी हम लोग मात्र 1 किलोमीटर गहराई या 2 किलोमीटर गहराई से खनन कर पा रहे हैं। ठीक, संभव नहीं है। देखिए उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, इसी प्रकार
ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि की, जल विद्युत ऊर्जा, इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा भी लिख लीजिए। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, जैसे अनवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा संसाधनों नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानकारी रहते हुए भी सस्ती तकनीकों के अभाव में, सस्ती तकनीकों के अभाव में हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यह तो हो गया यहाँ तक, और उसके बाद आप एक यह हो गया, एक और बात मानव संसाधन का लिख लीजिए। झारखंड तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के कुशल नहीं, अनस्किल्ड, अकुशल मजदूर प्रशिक्षण तथा ज्ञान के अभाव में स्वयं एक अच्छा मानव संसाधन नहीं बन पा रहे हैं। जबकि इनके अपेक्षा विकसित क्षेत्रों के प्रशिक्षित मजदूर ट्रेंड एक बेहतर मानव संसाधन के उदाहरण हैं। अतः अब कंक्लूजन लिख लीजिए, निष्कर्ष। अतः
अतः मानव बेहतर ज्ञान प्रशिक्षण कौशल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अतः मानव बेहतर ज्ञान प्रशिक्षण कौशल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर किसी भी वस्तु को संसाधित अर्थात संसाधन बनाना तथा नियोजित एवं संरक्षित कर सकता है या कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा वर्ड इसमें आया है, संसाधित, नियोजित, संरक्षित। संसाधित का हुआ कि संसाधन बनाना, संसाधन तैयार करना, अनेक शब्द का एक शब्द है। तो अगर इस तरह से उत्तर लिखा जाएगा तो हमको लगता है कि परीक्षक एकदम खुश होकर के अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा। और इसमें हमको कहीं कुछ याद नहीं करना है, बस हम लोग जब एक बार क्लास को अच्छे तरीके से देख करके, किताब को बढ़िया से पढ़ करके, समय दे करके, हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है, समझ के कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। और फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। अभी जो हम लोग लिखे हैं उसका भी, उससे ही बहुत सारा इसमें आ जाएगा, बहुत सारा पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। आर्थिक विकास के साधन, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। कहा कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। सबसे पहली बात क्या कीजिए बच्चों कि आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में कितनी बातें कही जा रही है। पहला बात है, प्रश्न में मुख्य बिंदु पर ध्यान दीजिए। आर्थिक विकास की बात हो रही है, पहली बात हो रही है यहाँ पर आर्थिक विकास, ठीक। दूसरा बात साधन, और तीसरी बात हो रहा है कि मानव और एक महत्व। कह रहा है कि आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास कहने का क्या मतलब होगा? अर्थ बढ़ेगा। अर्थ बढ़ने का क्या मतलब? धन संपत्ति, रुपया पैसा बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ाने में कौन साधन बनेगा? आर्थिक विकास की परिणति में, आर्थिक विकास के परिणति मतलब होता है बदलना। आर्थिक विकास के उन्नति में कौन, क्या कहते हैं, आर्थिक विकास का उन्नति किसके बलबूते होगा? कौन साधन बनेगा? तो मानव बनेगा साधन। यहाँ बात हो रही है आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास करवाना है, आर्थिक वृद्धि, चाहे वो कहीं का भी आर्थिक विकास हो, आपका स्वयं का हो,
आपके गांव का हो, आपके शहर का, देश का, राज्य का, परिवार का, किसी का भी आर्थिक विकास होना है। ठीक। और साधन की भूमिका कौन बनेगा इसका? मानव। और के महत्व पर प्रकाश डाले, क्या महत्व है मानव का आर्थिक विकास के साधन के रूप में? तो इसको लिखिए, बहुत आसान है। उत्तर लिखिए। आर्थिक विकास से तात्पर्य है, आर्थिक विकास से तात्पर्य है आर्थिक विकास से तात्पर्य है धन, संपत्ति, रुपया आदि में वृद्धि। किसी भी अब यहाँ पर व्यक्तिगत परिवार की बात तो करनी ही नहीं है, संस्था लिख दीजिए, उसमें परिवार भी आ जाए। किसी भी संस्था जैसे राष्ट्र, राज्य, समुदाय के आर्थिक उन्नति में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक विकास को हम डिफाइन कर दिए, आर्थिक विकास से मानव को भी कंक्लूड कर लिए। अब एक छोटा सा उदाहरण झारखंड वाला ले लीजिए। इस चैप्टर में झारखंड के उदाहरण को याद रखना बहुत आवश्यक है। और यहाँ से लिखिए, उदाहरण के लिए या उदाहरण स्वरूप झारखंड के 1 करोड़ किसान अव्यवस्थित अप्रशिक्षित तथा अकुशल तरीके से उचित तकनीकी के अभाव में उचित तकनीकी तथा यंत्रों के अभाव में कृषि कार्य करते हैं, जिससे कि उनका स्वयं का जीवन यापन, या लिख सकते हो पेट भरना, स्वयं का जीवन यापन भी नहीं हो पाता है।
इतनी संख्या में ही, जबकि इतनी संख्या में ही, जबकि इतनी संख्या में ही अमेरिका के, अब वहाँ जो जो बात लिखे हो उसी का उल्टा लिखो यहाँ पर। इसके लिए तो आपके पास शब्द भंडार होना ही चाहिए। वहाँ लिखे थे कुशल, या लिखना चाहिए पहले व्यवस्थित, कोई बात नहीं है। कुशल अकुशल का कुशल, अमेरिका के कुशल, अव्यवस्थित को लिख दो व्यवस्थित, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित, जबकि उतनी संख्या में ही अमेरिका के कुशल, व्यवस्थित, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित किसान समुचित, यानी जितना उचित है, ड्रोन से दवा का छिड़काव करता है, रीपर से, हार्वेस्टर से फसल को काटता है, प्रशिक्षित किसान। और यहाँ पर जबकि हम लोग देखते हैं कि कई दिनों तक मक्का को रोड पर सुखाता है, और वहाँ के जो अमेरिका के किसान हैं उसके पास ऐसा वो हार्वेस्टर है कि मक्का को सुखा करके फिर वो एकदम बोरा में जा करके पैक कर देता है। प्रशिक्षित किसान समुचित तकनीकी, समुचित तकनीकी तथा उन्नत यंत्रों, उन्नत यंत्रों का प्रयोग कर, उन्नत यंत्रों का प्रयोग कर, उन्नत यंत्रों का प्रयोग कर, तकनीकी तथा उन्नत यंत्रों का प्रयोग कर अधिशेष, एक नया वर्ड आपको दे रहे हैं, अधिशेष। और अधिशेष को इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस। सरप्लस या अधिशेष कहने का अर्थ हुआ कि जितना आपको जरूरत है, जितना जरूरत है उससे अधिक, सरप्लस अनाज उत्पादन कर, उत्पादन कर स्वयं के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। ठीक, एक और बात यहाँ लिखिए, एक और बात यहाँ लिखिए आप, इस अनाज से वे स्वयं भी जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं तथा एक अच्छी मात्रा में अन्य देशों को निर्यात भी करते हैं। निर्यात मतलब दूसरे देश से बेचता भी है, उसको भेजता भी है। अब बताइए तकनीक का कितना महत्व है। नहीं, तकनीक का कितना महत्व है इस प्रश्न से हमको पता चल रहा है, अमेरिका के और झारखंड के उदाहरण से। अब देखिए, अब हम अपने यहाँ के झारखंड के और भारतीय के लोगों को कैसे मानव संसाधन को मजबूत करेंगे, इसको देखिए। एक और उदाहरण दे दीजिए इसमें, दोनों में से एक आपको कम से कम ध्यान में रहेगा तो परीक्षा में आप लिख लीजिएगा। एक और देखिए,
एक और पॉइंट लिखिए, हमारे देश के अब कितना अपना देश को बार बार तकलीफ दें। विकासशील देशों के अकुशल कारीगर अत्यधिक समय और संसाधन का उपयोग करके भी उन्नत गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं बना पाते हैं, जबकि जापान, चीन, अमेरिका के कुशल तथा प्रशिक्षित कारीगर कम संसाधन तथा समय का उपयोग कर, समय इसमें तकनीक भी लिख दो, तकनीकी यंत्रों का उपयोग कर अच्छी क्वालिटी, वही गुणवत्ता का उत्पाद तैयार करते हैं, जिसका कि लागत भी कम होता है तथा मुनाफा भी अधिक। अब इसको समझिए, जैसे कि आप भारत के या अन्य विकासशील देशों के मजदूरों को कपास दीजिए, बोलिए उससे धागा तैयार करने के लिए वो क्या करेंगे, बहुत सारा कपास को बर्बाद कर देंगे। बोलिए रेशम का धागा दे दीजिए, बोलिए वस्त्र बनाने, बहुत सारे धागे को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, उसमें जगह जगह गड्ढा उड्ढा दे करके। लेकिन वही चीज़ अमेरिका वालों को देखिए, तो वहाँ के कारीगर कुशल हैं, स्किल्ड हैं, अच्छे तरीके से बनाएंगे, कहीं पर भी एक जरा उसके कपड़े में कहीं भी धागा वागा निकला हुआ नहीं रहेगा। इसका उदाहरण आप ऐसे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। अपने यहाँ जो खादी ग्रामोद्योग वाला दुकान है कहीं के पर, खादी स्टोर, उसके कपड़े को जाकर देखिए, जगह जगह गड्ढा उड्ढा दिखाई पड़ेगा। और वही हमारे यहाँ से ही कपास ले जाता है अमेरिका वाला, वो जो लिवाइस वाला कंपनी जो है वो ले जाता है और उससे जीन्स बना करके बेचता है। तो जिस कपड़े को हम 500 में नहीं बेच पाते हैं, उससे कम ही धागा में वो बना करके 5000 में बेचता है। तो स्किल्ड का यह उपयोग है, तो मुनाफा भी अधिक होगा। अब इसमें हमको अब लास्ट में यह लिख देना है कि हम अपने देशों के मानव संसाधन को कैसे बेहतर करेंगे, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। अतः आवश्यकता है कि समुचित प्रशिक्षण
शिक्षा, ज्ञान, तकनीकी आदि का उपयोग करते हुए हमें अपने राष्ट्र के मानव संसाधन को विकसित बनाने की जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और सरकार इसके लिए विभिन्न सारा कार्यक्रम चला ही रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो जीविका दीदी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ITI, उसके बाद बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, ये सब हो ही रहा। उसका भी अगर आप एक आध दो लाइन में जिक्र कर दें कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम अपने यहाँ के मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ तक ये तीनों दीर्घ उत्तरीय हो गया। ये थोड़ा सा लंबा लिखाया गया है, क्योंकि अगर आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो इसमें जैसे कि आप इसमें 200-250 वर्ड है, तो उसमें से आपको 100 वर्ड 150 वर्ड आपके दिमाग में रहेगा और आप आसानी से फिर उसमें 50-100 वर्ड अपने हिसाब से भी वहाँ परीक्षा में लगा करके लिख सकते हैं। तो अधिक लिखने का यही मतलब फ़ायदा होता है। और चूँकि इतना जब हम लिखें तो इतना आप भी लिख लेंगे अपने कॉपी में, 2-4 बार पढ़ लेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि इसको याद करने की आवश्यकता होगी। तो इसको करेंगे आप। 2 और मानचित्र कार्य और क्रियाकलाप है, अक्सर विद्यालयों में नहीं करवाया जाता है, लेकिन हम आपको करवाएंगे चूँकि आवश्यक है। हम चाह रहे हैं कि बच्चे वो गैस पेपर वाली दुनिया से बाहर निकले और बच्चे ज्ञान अर्जित करें, तभी हमारा मानव संसाधन विकसित हो सकता है। अन्यथा याद करके कभी भी मानव संसाधन का विकास नहीं होगा। याद किए हुए बच्चे 10 तक यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगर माँ बाप ठीक ठाक पैसा वाला है तो 10-12 साल पटना में पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा, फिर घर आएगा और फिर अब घर आकर के क्या करेगा वो पता है ही। कह रहा कि मानचित्र कार्य और क्रियाकलाप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण, संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए एक परियोजना तैयार कीजिए। करा कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए एक परियोजना तैयार करें। अब आप अपने गांव शहर का तो नहीं कर सकते हैं, अपने क्षेत्र कहने का मतलब है बिहार में हमारा कौन कौन सा संसाधन पाया जाता है, उसको आपको हम एक मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। बिहार में पाए जाने वाले संसाधन, मैप यहाँ से गायब है। मैप हम लाते हैं बिहार का, डाउनलोड। इससे हमारा काम चल जाएगा। प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न को लिख लीजिए।
प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट, प्राइवेट स्कूल सब में तो बनवाया जाता है, सरकारी में तो हमको नहीं लगता है कि बनवाया जाता है। परियोजना तैयार करें, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए एक परियोजना तैयार करें। संसाधन का उपयोग और उसका संरक्षण। अपने क्षेत्र से तात्पर्य है बिहार। अपने क्षेत्र से तात्पर्य है बिहार। अपने क्षेत्र से तात्पर्य है बिहार। उससे भी काम चलेगा नहीं। फिर भी प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात देखना है क्या कि अपने क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। काम नहीं चल रहा है यहाँ से तो बिहार, अपने यहाँ तो संसाधन बहुत था लेकिन वो सारा झारखंड चला गया। बिहार रिसोर्सेज मैप। बिहार रिसोर्सेज मैप। बड़ा धुंधला आ रहा है। हमारे बिहार में जो संसाधन है उसका मैप। हमारे यहाँ जो संसाधन है उसका मैप। आपके ज़िले में मक्का एक बड़ा संसाधन है। नहीं, संसाधन का मतलब हर वक्त पेट्रोलियम नहीं होता है बच्चों। आपके यहाँ मक्का एक अच्छा संसाधन है। हमारे यहाँ गन्ना है, कपास है। कपास कम ही मात्रा में है। हमारे यहाँ पटसन भी एक बड़ा अच्छा संसाधन है। तो देखिए शुगर कैन कहाँ कहाँ होता है। ये वाला एरिया सब शुगर कैन का है। फिर कॉटन, फिर व्हीट। धुंधला है मैप। ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इसमें तो खनिज है लेकिन खनिज देख लीजिए। इसी प्रकार से और सब भी होगा। जैसे बॉक्साइट है यहाँ पे, कहाँ पे, लखीसराय में, पटना में भी बॉक्साइट है। फिर उसके बाद सीमेंट मोर्टार। सीमेंट का जो मोर्टार वो जो होता है ये कहाँ किया है सब पे, बिहार शरीफ में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में। ये मुजफ्फरपुर में मायका भी है ये वाला। साल्ट है हमारे यहाँ गया के पास, आदर्श। तो ये है। उसी तरह से वो वाला मैप सही था हमारा। तो क्रॉप्स वाला जो था
तो इसमें हमको लिखना कुछ नहीं है, बस लिखना यह है कि लिख देंगे कि हमारा बिहार बंटवारे से पहले संसाधन से भरा पूरा था, लेकिन बंटवारे के बाद भी बिहार में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, जिसमें बिहार वासियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे यहाँ फसल के रूप में मक्का, गेहूँ, चना और उसके बाद पटसन की मुख्य रूप से खेती होती है। कहाँ कहाँ होता है मैप बना करके, एक बिहार का मैप बना करके उसको दर्शा देना है। और फिर उससे क्या क्या मक्के के क्या क्या उत्पाद होते हैं, मक्कों का निर्यात किया जाता है अन्य राज्यों में, साथ ही अन्य देशों में, जैसे कि नेपाल में। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो एक मक्का तो लोकल की चीज़ है, वो लिख ही लेंगे आप उसको, निर्यात। और साथ ही साथ अगर आप वो मायका ये सब के बारे में भी दिखला देंगे तो हो जाएगा। तो यह आसान है। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा एक प्रश्न है हमारा, अगर भारत के संसाधन की बात करेंगे तो भारत का तो ये बड़ा अच्छा है। देखिए यहाँ पे कहाँ आयरन है, तो ये सब जगह पे आयरन है। ये आप जान रहे हैं कि यूपी बिहार वाला रीजन है, और वेस्ट बंगाल इधर आ जाएगा, इधर ये आसाम, यहाँ पर सिक्किम ये सब, ये फिर नेपाल, इधर ये म्यांमार, चाइना, ये सब। फिर इधर ये आपको इधर जाएंगे तो फिर वही केरल ये सब का क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्रा सब का। तो भारत के रीजन में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, माइका, गोल्ड ये सब है। गोल्ड देखिए कहाँ कहाँ पे, ये वाले रीजन में, यहाँ ये सब। और फिर हमारा प्रश्न है लास्ट में एक, तो बिहार वाला इसी तरह से हम लोग दिखा देंगे। इस तरह से ये बिहार का जो मैप है इस तरह का ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी खींचेंगे तो काम चलेगा। कहाँ पे गन्ना है, कहीं मक्का है ना, कहीं पर वो आप देखें कि बॉक्साइट है, वो सब दिखा देंगे। कहीं पर किस चाय की खेती होती है, कहीं गन्ना, यही सब दिखा के उसका थोड़ा 2-4-10 लाइन लिख देंगे, हो जाएगा। भारत के मानचित्र में जल, वन, खनिज और मिट्टी संसाधनों के एक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उपयुक्त संकेतों द्वारा दिखाए। क्या क्या दिखाना है कि जल दिखाना है, वन दिखाना है, खनिज दिखाना है और मिट्टी संसाधन दिखाने हैं। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। एक भारत का पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेंगे भारत का। कोई आवश्यक नहीं है कि एकदम सीधा होना चाहिए, सीधा के चक्कर में जो है ना, सीधा के चक्कर में टेढ़ा भी नहीं बन पाता। जल संसाधन अगर दिखाना होगा तो यहाँ से गंगा निकलती है, इधर गंगोत्री से, हिमालय से, ये ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं से यमुना भी निकलता है, तो ये हो जाएगा गंगा। ठीक। एक वन संसाधन की बात बोल रहा था, तो इधर ये असम के साइड में एक वन संसाधन दिखा देंगे। ठीक। और एक भूमि की जब बात हो रही है तो गंगा के आसपास की मिट्टी क्या होगी, ये सब मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मैदानी भागों में। ठीक। उसी तरह से ये महाराष्ट्र में ये काली मिट्टी। ठीक। और वन संसाधन जल हो ही गया, और अगर खनिज संसाधन दिखाना होगा तभी उधर देखे थे हम लोग, यहाँ झारखंड के ही आसपास दिखा दीजिए। यहाँ पर झारखंड के ही आसपास यहाँ पर
यहाँ झारखंड के आसपास आप दिखा दीजिए, यहाँ बॉक्साइट, ये सब रीजन में बॉक्साइट, अभ्रक, जो माइका है, ये सब दिखा दीजिए तो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं है बच्चों, जो नहीं करवाना था मानचित्र वाला वो भी हम करवा चुके हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे ही दिए हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा भी लिखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा भी अगर मैप खींच देंगे आपके दिमाग में मैप रहेगा, जैसे बिहार का मैप शेर की तरह दिखता है तो वो भारत का उस तरह का, तो ज़रूर है कि आपको नंबर मिलेगा। याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे बच्चे वो छापने का तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे आपको गैस पेपर रख के पेंसिल ऐसे बैठा करके वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक हो गया, यह चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, वो शायद मिट्टी मृदा वाला चैप्टर है। और एक और आप लोगों से है क्या कि जो भी आपके कंसर्न में जो भी 10th के बच्चे होंगे उनको आप वीडियो शेयर कर देंगे तो वह भी देख लेंगे, तो उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। और दूसरी बात 10th के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। देखे थे अभी हम लोग शुरू में कैसे बीपीएससी में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, वो भी बहुत पहले नहीं, 1-2 साल पहले। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।